मी प्रशांतजींना विनंती करतो की त्यांनी या परिषदेला संबोधित करावं. प्रशांत कनोजी. सभी यहाँ जितने भी लोग मौजूद हैं, सबसे पहले तो मैं सभी लोगों का क्रांतिकारी इस्तकबाल करना चाहता हूँ. सभी को जय भीम और नीला सलाम कहना चाहता हूँ. और मैं मंच पर उपस्थित आदरणीय गोलसे जी पाटिल जी का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने वापस ये कार्यक्रम आयोजित करके ये संदेश देने का काम किया है कि यलगार परिषद सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं है, बल्कि रेजिस्टेंस की एक मूर्ति, एक प्रतीक है कि आप लोग हमें कितना भी दबाने का काम करेंगे, कितना भी आप लोग हमें परेशान करने का काम करेंगे, हम लोग आपके खिलाफ, आपकी पेशवाई के खिलाफ आंख में आंख डाल के बात करने का काम करेंगे. जिस प्रकार आज देश के अंदर लोगों पे हमले हो रहे हैं, और सिर्फ एक लोगों पर हमला नहीं हो रहा, उन सभी लोगों पर हमला हो रहा है जो लोग सवाल पूछते हैं. लोकतंत्र का मतलब क्या होता है? लोकतंत्र का मतलब ही होता है कि जहां जनता की बात हो, जनता के लिए काम हो. लेकिन यहाँ सब कुछ उल्टा है. जनता को दबाकर जहां लाशें बिछा दी गई हैं और वहां दो गिद्ध बैठकर इंतजार कर रहे हैं, वो सिर्फ लाशें गिन रहे हैं. वो लाशें किनकी हैं? वो लाशें इस देश के बहुजनों की लाशें हैं, इस देश के मुसलमानों की लाशें हैं, इस देश की महिलाओं की लाशें हैं. उनके हक, अधिकार, हकूकों पर पैर रखकर, उसको कुचलकर ये लोग अपनी पेशवाई का झंडा वापस बुलंद करना चाहते हैं. लेकिन आप लोग इनको बता दो कि हम बाबा साहब अम्बेडकर की औलादे हैं. आपके पेशवाई को हमने भीमा कोरे गांव में भी कुचला था, और आगे जब जब जरूरत पड़ेगा आपकी पेशवाई को ठोकर मारकर वापस गिराने का काम करेंगे. इस समय पूरा देश आंदोलित है. जब मैं कहता हूं पूरा देश, तो मैं किसान को मानते हुए कहता हूं कि किसान जो है वो इस देश का असली देशभक्त है. ये देशभक्त नहीं है जो लोगों को जय श्री राम का नारा लगाकर उसकी हत्या कर देते हैं, किसी के टिफिन में किस चीज का मांस रखा है उसको देखकर किसी का मर्डर कर देते हैं. ये लोग देशभक्त नहीं, आतंकवादी हैं. मैं इन्हें भगवा आतंकवादी कहता हूं. और इस बात से कहने में कोई शर्म नहीं आनी चाहिए कि ये लोग भगवा आतंकवादी हैं, और इनका जो मुख्यालय नागपुर में है. ये लोग लोकतंत्र की, गणतंत्र की और देशभक्ति की बात करते हैं. दुनिया जानती है आज़ादी के 50 साल बाद तक भी ये लोगों ने तिरंगे को नहीं अपनाया और अपने भगवा झंडे को फहराते थे. और आपको याद होगा कि जब आरएसएस मुख्यालय में जबरदस्ती तिरंगा फहराने की कोशिश की गई तो उसके खिलाफ मुकदमा भी लिखवाया ये लोगों ने. इनका राष्ट्रवाद इतना फर्जी है, इतना घटिया है कि ये लोग ये दरअसल राष्ट्रवाद नहीं है, ये ब्राह्मणवाद है. ये दरअसल अपनी जाति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए. आरएसएस का जन्म क्यों हुआ? उस समय तो देश के अंदर बहुत सारे क्रांतिकारी थे और अलग अलग लड़ाइयां हो रही थी. आरएसएस का जन्म ही क्यों हुआ? आरएसएस का जन्म इसलिए हुआ कि उस समय के ब्राह्मणों को लगा कि अगर ये देश आजाद हो गया, लोकतंत्र हो गया, तो रिसोर्सेज सब में बढ़ जाएंगे. और हम तो पैदा हुए हैं आरती के थाली से 11 रुपए चोरी करने वाली जमात ने सोचा कि हमें इस देश के अंदर ऐसा ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करना है जो बाहर से तो हिंदूवाद की बात करेगा, लेकिन अंदर से वो ब्राह्मणवाद को मजबूत करने का काम करेगा. आप देखिए आरएसएस के ये लोग कहते हैं कि दलित हिंदू हैं. अरे भाई, कैसे हिंदू हैं? हाथरस में जब हुआ हमारी बेटी के साथ, उसके लिए कौन न्याय मांगने आया? आपने देखा? मैंने तो सिर्फ बहुजनों को ही देखा, मुसलमानों को ही देखा बात करते हुए, और कोई भी नहीं आया. ना कोई कैंडल मार्च हुआ, ना टेलीविजन पे कोई प्राइम टाइम चला, बल्कि उसको डिमोनाइज करने के लिए, उस लड़की को बदनाम करने के लिए जितने भी गोदी मीडिया हैं, इन लोगों ने फर्जी खबर चलाने का काम किया. उसका गलत तरीके से पोस्टमार्टम किया गया. ये पैटर्न है उन पुलिस वालों का, ये पैटर्न है उन सरकारों का जो हमारा दमन करती आई है. और सिर्फ आज की बात नहीं है, आप महाराष्ट्र ही नहीं, पूरे भारत में जितने भी दंगे उठा के देख लीजिए, जितने भी हिंसा हुई है, हिंसा कौन करता है?
जिसके पास हथियार होंगे, जिसके पास फौज होगी, जिसके पास पूरी सेना होगी, वो हिंसा करेगा कि वो हिंसा करेगा जो खेतों में हल चलाता है, जो फैक्ट्री में हथौड़ियां पीटता है। लेकिन ये लोगों ने क्या किया, किसान कह रहे किसानों ने हिंसा की। कल भारत बंद हुआ था, उसमें कहा दलितों ने हिंसा की। CNRC हुआ, उसमें कहा मुसलमानों ने हिंसा की। तो भाई सारी फौजें, न्यूक्लियर बम इनके पास है, वो हिंसा जनता कर रही है। इस तरीके से ये गुमराह करने का, और आप लोग, मैं खास तौर पे लोगों से कहना चाहूंगा कि आज हमारा एक है कि भारतीय जनता पार्टी इस देश में राज कर रही है और उसको हटाने के लिए हम लोग लड़ाई लड़ना चाहते हैं। लेकिन मुझे लगता है RSS को हराना सबसे ज्यादा कार्यरत साबित होगा, क्योंकि जब तक RSS नहीं हारेगा तब तक भारतीय जनता पार्टी जैसे कई प्रोडक्ट इस मार्केट में पैदा होते रहेंगे और आपके बीच में आते रहेंगे अलग अलग रूप में। और RSS एक रूप में नहीं आता, RSS अनेकों रूप में आता है, कई दल में है। जितने बहुत सारे सेकुलर दल हैं उनके अंदर भी कूट कूट कर भरे हुए हैं। तो वो अपने सत्ता के वर्चस्व को कायम रखने के लिए वो तमाम प्रयास करते हैं। लेकिन खास तौर पर मुझे शिकायत है महाराष्ट्र में अम्बेडकरी चळवळी के लोग जो है इतने सालों से काम हो रहा है। तो मैं खुद इस जमीन में पैदा हुआ, महाराष्ट्र की धरती पे पैदा हुआ, और जब मैं नॉर्थ में जाता हूँ तो लोग कहते हैं कि महाराष्ट्र में ना बड़ा जबरदस्त अम्बेडकराइट मूवमेंट है। लेकिन वो पॉलिटिकली क्यों नहीं सक्सेस हो पा रहा है, ये आप लोगों को सोचना पड़ेगा। आप लोग इस बात का मंथन करिए कि क्या है कि हमारा एक भी MLA नहीं है, हमारा एक भी MP नहीं है। हम सरकार में, हम इतनी बड़ी जनसंख्या, इतना बड़ा, हम अपने आप को बहुजन कहते हैं और हमारी कोई औकात नहीं है सत्ता में। ये 4-5 लोग मिलकर सत्ता चला रहे हैं इतने सालों से, सिर्फ महाराष्ट्र की। तो ये इस पर विचार करने की आवश्यकता है कि मुझे लगता है कि बाबा साहब अम्बेडकर के जाने के बाद से अम्बेडकर मूवमेंट से वही चला है। उनके बाद से कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं हो महाराष्ट्र के अंदर मुझे दिखा जो अम्बेडकराइट मूवमेंट को आगे लेके चल रहा है। आज भी बाबा साहब अपने जाने के बाद भी अम्बेडकराइट मूवमेंट को लीड कर रहे हैं। हमारे पास ऐसे फोकट लीडर हैं, ऐसे बेवकूफ लीडर हैं जो एक राज्यसभा के अंदर पूरा आंदोलन बेचते हैं और लोग उनके पीछे जाकर खड़े होते हैं। ये आप लोगों को समझना पड़ेगा। ये लड़ाइयाँ बंद करनी पड़ेंगी कि मैं महार हूँ, मैं मतंग हूँ, मैं धनगर हूँ। ये लड़ाइयाँ बंद करनी पड़ेंगी आप लोगों को। हम बहुजन हैं, ठीक है, हम बहुजन हैं, यही हमारी सबसे बड़ी आइडेंटिटी है। जब मैं कहता हूँ बहुजन, तो बहुजन का मतलब होता है कि जितने भी वंचित शोषित समाज के लोग हैं, इवन LGBT और इवन की महिलाओं को भी, LGBT महिलाओं को भी बहुजन समाज में काउंट करो, और उसके साथ साथ मुसलमानों को भी। इस देश का 85% बहुजन है और अपनी सत्ता नहीं कायम कर पाता, और 15% इस देश की सत्ता निर्माण करता है, अपने आइडियोलॉजीज को लागू करता है, एजुकेशन सिस्टम को पूंजीवादियों के हाथ में दे देता है, किसानी को पूंजीवादियों के हाथ में देता है, और हम खड़े खड़े देखकर क्या करते हैं। देखिए ये लड़ाई बड़ी है। अभी दिल्ली के अंदर जिस प्रकार किसान आंदोलन चल रहा है, ये वही है, मैं कह रहा हूँ, ये राकेश टिकैत और मुकेश डकैत के बीच में लड़ाई है। वो मुकेश मुंबई के कोलाबा में बैठकर आप लोगों का नसीब लिखने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आप लोग बता दो कि मुंबई के कोलाबा से नहीं, हर गांव के मैं कह रहा हूं, हर गांव के घर से इस देश की तकदीर लिखी जाएगी। हर एक किसान इस देश की तकदीर लिखेगा। कोई अंबानी अडानी तय करेगा क्या हम क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे और हमारी अर्थव्यवस्था क्या होगी। ये जब कह रहे हैं कि अंबानी अडानी की बात करते हैं, तो अंबानी अडानी GDP में कंट्रीब्यूट करे या ना करे, उसकी जगह कोई और होता तो भी करता। मुझे लगता है कि आप होते तो आप भी करते। इसमें कोई बहुत महान काम नहीं कर रहे हैं। लेकिन आप लोग देखें कि लॉकडाउन के अंदर आप लोग 22 करोड़ नौकरियां चली गई हैं, और उनका जो पैसा है वो दिन ब दिन रोज बढ़ता जा रहा है। आप लोग गरीब से गरीब हुए जा रहे हैं और वो अमीर से अमीर हुए जा रहे हैं। अभी NSSO का डेटा लास्ट ईयर आया था। NSSO का डेटा यानी सरकार द्वारा एक निकाला गया डेटा होता है, जिससे वो कई सर्वेस करते हैं, जिसमें बताया कि भारत में पिछले 5 साल के अंदर लगभग 3 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे चले गए। तो कौन सा डंका बज रहा है भाई दुनिया में? कौन सा भारत विश्वगुरु बन रहा है जिसके 3 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे आ गए? हम क्वालिटी ऑफ लाइफ सुधारने की बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि लोगों की जिंदगी अच्छी होनी चाहिए, और वहां उनके 3 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे चले जाते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन। कि उन लोग चाहते हैं कि ये लोग लाल कार्ड लेकर दिन भर 1 किलो 2 किलो चावल ही लेते रहे।
ये आप लोगों को तय करना पड़ेगा कि आप लोग क्या चाहते हो। ये धर्म की अफीम सुनाकर आप लोगों के सारे अधिकारों को छीनते जा रहे हैं और आप लोग टेलीविजन का रिमोट चेंज कर करके चेक कर रहे हैं कि आपकी बर्बादियों की कहानियां कहां कहां छपी हैं और कहां कहां दिखाई जा रही है। अभी लोग कह रहे हैं कि देश के अंदर बहुत सारे आंदोलन चल रहे हैं, बहुत सारे विवाद हो रहे हैं, ये कब तक चलता रहेगा? और प्रवक्ता नहीं पूछ रहे हैं, गोदी मीडिया के एंकर्स पूछ रहे हैं। आप पता भी नहीं लगा पाएंगे इस वक्त टेलीविजन पर देखते हुए कि भारतीय जनता पार्टी आरएसएस का विचारक प्रचारक कौन है और एंकर कौन है। तो कोई आपसे पूछे कभी कि ये जो तुम लोग कर रहे हो ना, आंदोलन करते रहते हो, यलगार परिषद का आयोजन करते हो, भारत बंद करते हो, अपने किस 3 बिल वापस लेने के लिए प्रदर्शन करते हो, अखलाक पहलू खान मारा जाता है तो आवाज उठाते हो, तो कोई जब ये तुमसे पूछे ये आंदोलन कब तक चलेगा तो उनको बता देना ये आंदोलन तब तक चलेगा जब तक अम्बेडकर के संविधान का आखिरी अनुच्छेद लागू नहीं हो जाता। यह आंदोलन तब तक चलेगा जब तक नेहरू का कोट में लगा वो लाल गुलाब दोबारा खिल नहीं जाता। यह आंदोलन तब तक चलेगा जब तक गांधी के चश्मे पे वो धूल हटा नहीं दी जाती। यह आंदोलन तब तक चलेगा जब तक अखलाक को न्याय नहीं मिल जाता। यह आंदोलन तब तक चलेगा जब तक पहलू खान को न्याय नहीं मिल जाता। यह आंदोलन तब तक चलेगा जब तक हाथरस में हमारी बहन को न्याय नहीं मिल जाता। यह आंदोलन तब तक चलेगा जब तक कश्मीर में हमारे भाइयों को न्याय नहीं मिल जाता। यह आंदोलन तब तक चलेगा जब तक हमारे किसान भाइयों को खिलाफ जो 3 बिल दिए गए वो वापस नहीं लिए जाते। यह आंदोलन तब तक चलेगा, यह आंदोलन तब तक चलेगा जब तक हम आरएसएस को इस धरती से उखाड़कर बाहर नहीं फेंकते थे। यह आंदोलन तब तक चलेगा। लड़ाइयां बड़ी हैं, एक लड़ाइयां नहीं है, 500 लड़ाइयां गिना दूंगा भी यहीं खड़े खड़े। तो ये मत सोचना कि हमारे पास मुद्दा नहीं है, हमारे पास इच्छा शक्ति नहीं है, हम लड़ना नहीं चाहते। मुझे लगता है कि दलितों के लिए जिस प्रकार सरकार न्याय करती है, जिस प्रकार उन्हें बर्बाद करने की कोशिश करती है, आप लोग घुट घुट कर ऐसी गंदी जिंदगी जीने से अच्छा लड़ते हुए मर क्यों नहीं जाते? ऐसी गंदी जिंदगी जीने से अच्छा तो है सड़कों पे लड़ लड़ के मर जाना। इन पेशवाओं ने आप लोगों के साथ इतना बुरा किया, हमारे साथ इतना बुरा किया, हमारे पूर्वजों के साथ इतना बुरा किया। लोग ये बोलते हैं, आप लोग बड़ा हार्श बोलते हो, बड़ा कड़क बोलते हो। तो मैं उनको बताना चाहता हूं, मैं इतना हार्श इसके लिए बोलता हूं, इतना कड़क इसके लिए बोलता हूं क्योंकि मेरा जो इतिहास था ना वो सुनहरे सपनों में नहीं था। मेरा जो इतिहास था ना वो महलों में नहीं था, हमारा इतिहास नालियों में था। हमारा इतिहास उस काले अंधेरी गुफाओं में था। तो उन जब अंधेरों को रात को मैं आंख बंद करके सपनों में देखता हूं तो मुझे गुस्सा आता है, और उसी गुस्से को जब मैं आपको लौटा कर देता हूं तो आपको डर लगता है, आपको लगता है मैं दंगा भड़का रहा हूं, मैं लोगों को भड़का रहा हूं। अरे मैं क्या भड़काऊंगा? आप पॉलिटिशियंस लोग बैठकर अपने एसी चैम्बर्स में कहते हो कि ये तो मरी हुई जनता है। तो इन मरी हुई जनता को अगर मैं जगा सकता हूँ तो मुझे लगता है कि हमारे समाज में कितने बड़े महापुरुष अम्बेडकर, फूले साहू अम्बेडकर की ये धरती है, और उसका समाज अगर नहीं जाग रहा है तो ये शर्म की बात है। मेरी ये शिकायत है। लेकिन जिस प्रकार मुझे लगता है कि कल्चर के माध्यम से अम्बेडकराइट मूवमेंट आगे आया है, ये बहुत ही बेहतरीन है। मतलब जिस प्रकार लोग गीतों का सहारा लेकर यहाँ के लोग परफॉर्म करते हैं, ये बहुत ही बेहतरीन है। ये मुझे कहीं भी नहीं दिखा, और मुझे लगता है कि यही आपकी ताकत है। इसी को आपको अपने पॉलिटिकल विल में तैयार करना है, अपने पॉलिटिकल पावर में लाना है कि आप लोग जो है ना वो नंबर्स नहीं हो, 1 2 3 4 5 नहीं हो। आप लोग, हर आदमी एक आइडेंटिटी है, हर आदमी इस कॉन्स्टिट्यूशन का ओनर है, इस देश का मालिक है, और वो तय करने का मादा रखता है कि इस देश के अंदर क्या होगा। उत्तर प्रदेश के अंदर मुझे 2 बार गिरफ्तार किया गया, और गिरफ्तार करके ले जाते हैं, 3rd डिग्री टॉर्चर, इलेक्ट्रिक शॉक्स वगैरह देते हैं। उसके बाद 3 महीने मुझे जेल में रखा जाता है, और मैं 3 महीने जेल शुरू होने से पहले 7 दिन तक मुझे सोने नहीं दिया गया जेल के अंदर। यानी कि मैं 7 दिन तक नहीं सो पाया। 7 दिन नहीं सो पाने में क्या रोल था? ऐसा तो नहीं था कि मैं बहुत बड़ा अपराधी था या ऐसा कुछ था। बहुत सारे अपराधी मेरे साथ, मर्डरर, बड़े बड़े रेपिस्ट भी मेरे साथ ही जेल गए थे उस वक्त में, सेम बैच में जब एंट्री होती है तो।
ये मैटर करता है आपकी जाति पर, या आपके साथ कैसा ट्रीटमेंट होगा। आप लोगों को लगता है कि जाति व्यवस्था हमारे समाज में नहीं, जाति व्यवस्था हर जगह है। जेल के अंदर कूट कूट कर जाति व्यवस्था भरी हुई है कि टीवी के पास कौन सोएगा और वॉशरूम के पास कौन सोएगा। आपके प्रिजनर कार्ड पर आपके जाति का कॉलम है, बताता है कि आप किस जाति के हैं। तो आप बताइए कि जब सरकार खुद जातिवाद को प्रैक्टिस कर रही है तो कैसे हम पर आरोप लगाते हैं कि हम जातिवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। हम जातिवाद को बढ़ावा नहीं दे रहे, हम दरअसल काउंटर कर रहे हैं आपके कास्टिज्म को, आपके हजारों साल के कास्टिज्म को, आपके हजारों साल की इनइक्वालिटी को, चाहे वो जेंडर के पैमाने पर हो, चाहे वो कास्ट के पैमाने पर हो। जैसे एक एग्जाम्पल के रूप में आप लोग बचपन से लालू यादव का नाम आप लोगों ने बहुत सुना होगा, टेलीविजन के माध्यम से, अखबार के माध्यम से, बड़े फेमस नेता। उनके राज को मीडिया जंगल राज कहता है। जंगल राज यानी कि वहां सब कोई भी व्यवस्था नहीं है, और ऐसा लगता था लालू यादव से पहले वो एम्स्टर्डम था। ये पता नहीं, बोलते कि लालू यादव, दरअसल लालू यादव का जो राज था वो जंगल राज नहीं था, वो कॉन्फ्लिक्ट का राज था। वो दरअसल रेजिस्टेंस का राज था कि जो हजारों सालों से मार खा रहे थे उन्होंने मारना शुरू कर दिया। तो लोग बोले ये तो व्यवस्था खराब हो रही है, अरे ये तो मार खाने वाली कौन थी, ये तो मारने लग गई, ये तो अर्जक है, ये तो सिस्टम खराब कर रहे हैं, इसके लिए जंगल राज। सिस्टम मंगल राज क्या होता कि लोग मार खाते रहते। जिस कौम को सिंहासन पे बैठने का मौका मिला अगर वो वापस दही पे बैठी रहती तो कहते सिस्टम बहुत बढ़िया है, मस्त है, चल रहा है, अच्छा है, चलने दो। इसके विपरीत जब होता है तो ये लोग उसको कहने की कोशिश करते हैं कि ये जंगल राज है। उत्तर प्रदेश के अंदर आज हॉटस्पॉट है रेप के लिए। मैं उत्तर प्रदेश कहूँ या रेप प्रदेश कहूँ मुझे समझ में नहीं आता, लेकिन आपने देखा कभी किसी चैनल ने उसे जंगल राज कहा हो? जंगल राज मुख्यमंत्री की जाति से तय होती है कि वो राज्य जंगल राज है या मंगल राज है। अगर वो योगी आदित्यनाथ होंगे, शिवराज सिंह चौहान होंगे तो वहां रेप हो, डकैती हो, दलितों के ऊपर महान अत्याचार हो, उसके बावजूद भी वो मंगल राज है। लेकिन अगर वो कॉन्फ्लिक्ट हो कि जो आदमी मार खा रहा था इतने साल से और वो मारना शुरू कर दे, पलट कर जवाब देना शुरू कर दे, तो यही दिल्ली के अंदर लश्कर नोएडा फिल्म सिटी बैठकर आप लोगों को डिमोनाइज करती है, आप लोगों को आतंकवादी, पाकिस्तानी, खालिस्तानी न जाने क्या बताने की कोशिश करती है। बिरयानी खाने जाते हैं ये और हमें कहते हैं पाकिस्तानी। रगों में दौड़ता लहू ईमान वाला है और जालिम समझता है पाकिस्तान वाला है। हाँ? हम गए पाकिस्तान कभी? आप तो गए थे ना चोरी से बिरयानी खाने के लिए। बिरयानी में कौन सी इलायची डाली थी मोदी जी बता दीजिए। लेकिन हम पाकिस्तान से हमारा कोई लेना देना नहीं, लेकिन आपका लेना देना है। आपका एक जेम्स बॉन्ड है, टीवी पर आप लोग देखते हैं, बड़ा दिखाता है कि NSA अजीत डोभाल, इंडियन जेम्स बॉन्ड। उस जेम्स बॉन्ड का जो बेटा है ना वो पाकिस्तान में बिजनेस करता है, उसका पाकिस्तानी पार्टनर है। कभी मीडिया ने उसको कहा ये आतंकवादी है, देशद्रोही है? आपके फोन पर एक मिस कॉल भी आ जाए ना पाकिस्तान से, गलती से रॉन्ग नंबर भी लग जाए तो क्या पता अगले दिन NIA IB उठा के लेके जाएगी। इधर होंगे बैठेंगे NIA IB वाले लोग। ये समझना पड़ेगा आप लोगों को। और ये लोग हर मुमकिन प्रयास करेंगे आप लोगों को बदनाम करने के लिए, जिस तरह किसानों को बदनाम कर रहे हैं खालिस्तानी में। वो खालिस्तानी है और खालिस्तान की मांग करने वाले लोग देशद्रोही है, तो हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाले लोग कौन है? ये भी तो बताए मीडिया कि हिंदू राष्ट्र बोलना भी देशद्रोह है। जो संविधान के खिलाफ है वही देशद्रोह है, उसके अलावा कोई भी देशद्रोह नहीं है। और बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में ये बात कही है कि आपको साइंटिफिक टेम्परामेंट यानी कि तार्किकता को बढ़ाने के लिए काम करना है, लेकिन आप इनके अंधविश्वास पर कोई बात करो तो ये आपको ब्लास्फेमी के तहत, आप तो ब्लास्फेमी इंडिया में प्रत्यक्ष रूप से नहीं बोलते, सेक्शन 295 के तहत आपको जेल में डालते हैं कि आप दंगा भड़काने की कोशिश कर रहे थे। अरे ये कौन सा तुम्हारा धर्म है भाई? इतना फ्रेजाइल है कि उसको स्टिकर लगा के रखो फ्रेजाइल वाला, कि बड़ा छोटी सी भावना है बात बात पे आहत हो जाती है।
आपके अंधविश्वास के खिलाफ हमारी लड़ाई चारवाक के जमाने से चली आ रही है और आज तक चली आ रही है। गौतम बुद्ध ने भी यही कहा। गौतम बुद्ध ने भी कभी भी आडंबर की बात नहीं की, उन्होंने कभी भी कर्मकांड की बात नहीं की। मानवीय मूल्यों को किस तरीके से ऊपर रखा जाए इसकी बात की है। यही मानवता है। मानवीय मूल इंपॉर्टेंट है। देश मतलब जमीन का टुकड़ा नहीं होता, देश मतलब व्यक्ति होते हैं। हम लोग, ये बैठे देश है, ये लोग देश हैं, ये जमीन देश नहीं है। बहुत सारी जमीन है, मरुथल है, खाली पड़ी है, जहां कोई नहीं रहता, क्या वो देश है? नहीं है। ये देश है क्योंकि यहाँ लोग रहते हैं और बड़े लोग यहाँ। मुझे ना थोड़े से लिबरल लोगों से भी आपत्ति है कि जब कश्मीर के अंदर धारा 370 हटा उनका लॉकडाउन लगाया तो बड़ा मजा आया, उन लोग को तालियां बजा रहे थे, वाह कश्मीर हमारा हिस्सा। अब लॉकडाउन जब लगा उनके ऊपर तो मालूम पड़ा कश्मीर का लॉकडाउन कैसा होता और उनका लॉकडाउन कैसा होता। इसलिए उपहास नहीं उड़ाना। अगला नंबर आपका है। आप लोग यहाँ टीवी पर बैठ के देख रहे हो कि आज ये मुसलमानों के साथ हो रहा है, आज ये दलितों के साथ हो रहा है, आदिवासियों के साथ हो रहा है, तो कल ये आपके साथ भी होगा और तब आप तैयार नहीं रहेंगे। इसके लिए आप तैयार रहिए अभी से, क्योंकि ये जो बैठा है ना सत्ता में, इसको खून की आदत लग गई है। एक बार खून लग गया उसके मुंह में तो वो छोड़ने वाला नहीं है। पहले मुसलमान हुए, दलित होंगे, आदिवासी होंगे, महिलाएं होंगी, फिर आपस में भी लड़ेंगे कि मैं चिपकावन तू सीखे पी। तो ये लड़ाई कभी खत्म नहीं होगी। ये हम की लड़ाई, मैं बड़े की लड़ाई। और खास तौर पे अम्बेडकराइट मूवमेंट में भी एक प्रॉब्लम है। इस बात को मैं एड्रेस करना चाहता हूँ, मैं बताना चाहता हूँ कि कुछ बहुजन समाज की कम्युनिटी सोचती है कि हम सुपीरियर हैं। अरे कोई सुपीरियर नहीं यार, वो भी 4 जूते खाते थे, आप भी 4 जूते खाते हो। अब आपका दर्द एक है तो आपका दुश्मन एक है, तो एक हो जाओ ना। अभी भी उसमें लड़ रहे हैं कि हम लोग बड़े हैं, तुम छोटे हो। अरे तुम किससे बड़े हो भाई? तुम्हारे सामने कौन है? तुम्हारे सामने वो बैठा है भाई, पेशवाओं की औलाद, जो आप लोगों को कुछ भी नहीं समझता। वो आप लोगों को एक आंख से देखता है। आप लोग शूद्र हो, तुच्छ हो, अछूत हो, लेकिन आप लोग आपस में लड़ाई लड़ रहे हो। इसके लिए हमारी ये हालत है कि पेशवाई हुकूमत महाराष्ट्र में बैठती है और कई बेगुनाहों को जेल भेज दिया जाता है बिना किसी सबूत के। चाहे वो सुधा भारद्वाज हो, चाहे वरवरा राव हो, चाहे वो फादर स्वामी हो, चाहे रोना विल्सन हो, चाहे तिल तुमड़े हो, तमाम ऐसे लोग हैं। और ये आंकड़े रुकने वाले नहीं हैं, ये आगे और भी चलेंगे। इसलिए आप लोग एक हो जाइए, क्योंकि जब तक आप लोग पॉलिटिकली एक्टिवेट नहीं करेंगे अपने दिमाग को, जिंदा तो सब होते हैं ना यार। मतलब जेल के अंदर जब मैं देखता था अपने समाज के लोगों को, सबसे ज्यादा जेल के अंदर हमारे लोग हैं और मुसलमान, यही 2 कम्युनिटी है और कोई भी नहीं है। तो अब मैं उनकी हालत देखता हूँ जेल के अंदर, तो मुझे लगता है कि अगर ये जिंदगी है तो बाहर कौन सी बेहतर जिंदगी है? आज़ाद रहकर आपको लगता है मैकडॉनल्ड में हफ्ते में एक बार बर्गर खा लिया तो आप लोग का दर्जा बहुत ऊंचा हो गया। ऐसा नहीं है। जब तक इस देश की सत्ता पर आप लोगों का कब्जा नहीं होगा, कब्जा जब मैं कहता हूं तो ये नहीं कि इनकी तरह कब्जा करना है, बल्कि इनका जो अनधिकृत कब्जा है उससे हटाकर देश की जनता जब इस देश के ऊपर कब्जा करेगी तो न्याय होगा। उस न्याय के लिए हम बात कर रहे हैं। और कई लोग हैं, अभी इससे पहले आप लोग सुन रहे थे श्वेता भट्ट जी, संजीव भट्ट जी की बात कर रही थी। क्या हुआ संजीव भट्ट के साथ? सच बोलने की सजा मिली। वो एग्जाम्पल दिखा रहे, उदाहरण है सभी पुलिस वालों को, सभी खाकी वर्दी वालों को कि समझ जाओ, ईमानदारी से काम नहीं, सरकार के इशारे पे नाचना है, वरना तुम्हें भी संजीव भट्ट बना देंगे। जज लोया के साथ क्या हुआ? जज लोया के साथ भी वो उदाहरण है कि हमारे हक में फैसले दो, हमारे हिसाब से फैसले दो, वरना जज लोया बना देंगे, वरना तो गोगोई बनने के लिए बहुत लोग बैठे हैं। एक राज्यसभा सीट पर फैसले हो जाते हैं। मुनव्वर फारूकी का अगर आपने बेल रिजेक्शन ऑर्डर पढ़ा होगा तो आपको लगेगा कि बेल रिजेक्शन कहाँ से छपा है, कोर्ट से छपा है या नागपुर से छपा है। ये स्टेटस हो गया है आज के
जजों का, पॉलिटिकली अपॉइंटेड जज इनको मैं कहता हूँ, ये पॉलिटिकली अपॉइंटेड जज हैं। ये कोई एग्जाम देकर आए हैं क्या? एक क्लर्क भी एग्जाम देकर पास होता है, ये तो पॉलिटिकली अपॉइंटेड हुए हैं। और ये पॉलिटिकली अपॉइंटेड अपने आकाओं को खुश करने के लिए संविधान को ताक पे रख देते हैं। तो आप लोग समझिए कि आपको अब अदालत से भी न्याय मिलेगी। मैं गारंटी नहीं बोलता हूँ कि आपको अदालत से भी न्याय मिलेगा। पुलिस आपके खिलाफ, अदालत आपके खिलाफ, फौज को भी आपके खिलाफ इस्तेमाल करेंगे, सत्ता तो आपके खिलाफ ही है। आप लोगों के पास सिर्फ एक चीज है, आपके पास सिर्फ एक चीज है, वो है फूले सावित्री अंबेडकर शाहू के विचार। उसी को लेकर अगर आप लोग लड़ाई लड़ेंगे तो वो सबसे बड़ा हथियार है। और वो हथियार ऐसा हथियार है कि वो सबको हरा सकता है। उसने इतने साल पुराने, इतने हजारों साल पुरानी व्यवस्था को हराने की कोशिश की, उसने मार्ग दिखाया। मैं नहीं कह रहा हूँ वो सक्सेस हो गया कि हम असमानता मिट गई, लेकिन इतना बड़ा मार्ग दिखाया हमें कि असमानता कैसे मिटेगी। उस मार्ग पर चलने में हमें क्या आपत्ति है, क्या प्रॉब्लम है हमें, ये हमें समझना पड़ेगा। और जो किसान भाई लड़ रहे हैं ना, वो हमारे भाई हैं, और उन सब का समर्थन करना ये हमारी नैतिक जिम्मेवारी बनती है। जो लोग किसान बिल को नहीं जानते, समझ रहे हैं किसान हुड़दंग मचा रहे हैं, जबकि वो 3 किसान जो बिल है ना, वो आप लोगों का मौत का डेथ वारंट है जो नरेंद्र मोदी ने साइन किया है। लेकिन वो प्रिंट जो हुआ है ना, उसकी टाइपिंग जो हुई है, वो मुंबई के कोलाबा में अंटिला में हुई है। ये गौतम अडानी के दफ्तर से टाइप होकर आया और यहाँ साइन किया गया है। मुझे लगता है कि ये जो कानून है ना, इसमें आप बेसिक एक लाइन में आपको बताता हूँ, इस कानून की वजह से जो किसान है, ये कहते हैं किसान अपना जो माल है ना, वो कहीं भी बेच सकता है। वो तो पहले भी बेच सकता था, इसमें नया क्या है। और 2 एकड़ में गेहूं उगाने वाला किसान तमिलनाडु में माल बेचने जाएगा, उसके पास तो एपीएमसी होता है ना, कि जाकर मंडी में अपने छोटे से प्रोडक्ट को दे दीजिए। तो पूंजीपतियों की बात कर रहे हो आपकी, जिसके पास 50 टन 100 टन माल पैदा होता है, वो जाता होगा वहां। उसके बाद ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लाया है इसके अंदर एक नया। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में क्या बोल रहे हैं कि आपके साथ ना पहले रेट तय हो जाएगा कि आपको कितना पैसा मिलेगा। मान के चलो मेरे पास गौतम अडानी जी आ गए, बोले कि यार प्रशांत तुम बड़ा अच्छा गेहूं उगाते हो, तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं और मैं 3000 रुपये क्विंटल पर तुम्हारा गेहूं खरीदूंगा। मैंने बोला यार बाजार में 1800 रुपये, यहाँ 3000 कर लेते हैं। उसके बाद मैंने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, और जब मैंने माल देने की बारी आई तो गौतम अडानी साहब ने कहा यार ये तो 1-1 mm छोटा है। मेरे को तो ऐसा नहीं लगा था, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है ग्रेड क्वालिटी। ग्रेड क्वालिटी के नाम पर वो आपके माल को रिजेक्ट कर सकता है, और उसका अपील आप कहाँ करेंगे पता है? एसडीएम के पास। एसडीएम आपकी सुनेगा या उनकी सुनेगा? जो हरीश साल्वे जैसे वकील को खड़ा करेंगे जो 50 लाख रुपए एक केस के ले लेते हैं। किसान कहाँ से देगा इतना पैसा? और एसडीएम क्यों सुनेगा आपकी? आप वो कौन अभी सुनता है क्या आपकी? गौतम अडानी के सामने आपकी सुनेगा? इससे किसान पूरी तरह बर्बाद होगा। उसका 3000 रुपये का सपना देखने वाला जो फसल था, वो गौतम बोलेगा अच्छा तेरे पर रहम आ गया, 1200 रुपये में दे ले लेता हूँ। तो आप बोलोगे यार वेस्ट होने से अच्छा है 1200 रुपये में दे दो। तो ये किसानों को बर्बाद। उसके बाद एसेंशियल गुड्स इन्होंने क्या किया, उसको निकाल दिया। एसेंशियल गुड्स को आप स्टॉक कर सकते हो, मतलब जमाखोरी कर सकते हो। और जमाखोरी करेगा कौन? जिसके पास जमा करने के लिए जगह होगी। किसान के पास रहने के लिए छत नहीं है साहब, ठीक है? 10 स्क्वायर फीट का टेंट बनाकर अपने खेतों में बिता देता है पूरा साल। गोडाउन्स जिसके पास होंगे, बड़ी बड़ी जमीनें होंगी, वेयर हाउस होगा, वो करेगा स्टॉक। और वो किसके पास है? वो गौतम अडानी के पास है, मुकेश अंबानी के पास है। आपके पास क्या है? ठेंगा। तो ताली बजा रहे हैं ये कृषि रिफॉर्म बिल है। ये कृषि रिफॉर्म बिल नहीं है, कृषि बर्बाद बिल है। किसानों को बर्बाद करने के लिए ये पूरी योजना के तहत काम किया जा रहा है। इस पूरे देश के मार्केट को कंट्रोल करना चाहते हैं, इस देश के वर्कफोर्स को कंट्रोल करना चाहते हैं। आप लोग बड़े गर्व से पढ़ रहे होंगे कि मैं बीटेक कर लूंगा तो मेरा परिवार सुधर जाएगा। आप देखिएगा बीटेक करने के बाद ये आपको अपने ही खेत में 10,000 की नौकरी देंगे। आपके ही खेत में 10,000 की नौकरी करोगे आप।
इस तरीके का वातावरण निर्माण कर रहे हैं। एजुकेशन को लेकर आप लोग देखिए, नई न्यू एजुकेशन पॉलिसी किस प्रकार पूंजीवाद को बढ़ावा देने का काम करती है। दिल्ली यूनिवर्सिटी बहुत प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी है देश के अंदर, और उस यूनिवर्सिटी के अंदर अगर आपको बीए करना है तो आपको जो खर्चा है 3 साल का वो लगभग 20,000 रुपया है, 6-6,500 रुपया, 7,000 रुपया फीस है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इन्होंने लाया कि अब जो ग्रांट मिलते थे ना कॉलेजों को, वो ग्रांट नहीं मिलेंगे, वो एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया इन्होंने, हेफा उसको लोन देगा कॉलेज को। कॉलेज का इनकम क्या होता है? पकौड़े बेचता है कॉलेज। फीस, आपकी फीस से वो लोन चुकाए जाएंगे। और जो एस्टिमेशन बनाया है ना कि आपके बच्चे को, जो रिक्शा वाला सोचता है कि अपने बेटे को दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ा लूँगा 20,000 रुपये 3 साल में, वो फीस बढ़कर हो जाएगी 3,95,000 रुपये सिर्फ बीए करने के लिए। तो जो कांस्टेबल, जो पुलिस वाले उन छात्रों पर लाठी भांजते हैं, मैं पूछना चाहता हूँ कि बताओ अपने बच्चों को कैसे पढ़ाओगे 3,95,000 रुपये में। उन ड्राइवरों से पूछना चाहता हूँ कि बताओ कैसे पढ़ाओगे अपने बच्चों को 3,95,000 रुपये में। ये संभावना ही खत्म कर देना चाहते हैं कि आपके मन में ये खत्म हो जाए कि यार पढ़ाई भी बहुत एसेंशियल है, जरूरी है। ये चाहते हैं कि आप 12वीं पढ़ लीजिए कैसे भी करके, 10th लिटरेसी रेट दिखाने के लिए, उसके बाद आप लोग पढ़ लेंगे, सूट बूट टाई पहनेंगे, अच्छे कपड़े पहनेंगे, रोलेक्स पहनेंगे, तो यार फिर हमारे घर की सफाई कौन करेगा? हमारे मवेशियों को, मरे हुए मवेशियों को उठाएगा कौन? इसकी प्लानिंग अभी से करते हैं। इसके लिए पढ़ने मत दो, इनका एजुकेशन इनसे छीनो, इनके राइट्स इनके छीनो, इनके आत्मविश्वास को ठेस पहुंचाने के लिए ये टारगेटेड दलित महिलाओं का बलात्कार करने की कोशिश करते हैं। ये जानबूझकर होता है। ये ऐसा नहीं है कि कोई सडनली क्राइम हो गया, ये प्लान्ड है, ये प्लान करते हैं। और इस तरीके की चीज़ें कर कर पूरे समाज का मनोबल तोड़ने का काम करते हैं। लेकिन मुझे यकीन है कि मैं ऐसे लोगों के को सुनता रहा हूँ, और ऐसे लोग इस महाराष्ट्र की भूमि में पैदा हुए हैं जो सदा ऊर्जा देते रहते हैं मेरे जैसे लोगों को, उन तमाम करोड़ों अम्बेडकरवादियों को जो इस देश का सपना देख रहे हैं जहाँ समानता हो। अम्बेडकरवादी कुछ नहीं मांग रहा है, अम्बेडकरवादी मेट्रो भी नहीं मांगता, अम्बेडकरवादी ये भी नहीं मांग रहा है कि बड़ी बुर्ज खलीफा बना दो इंडिया में। वो एक ही मांग करता है, समानता। हमारी सिर्फ एक मांग है, समानता। हमारे 2 हाथ 2 पैर हैं, और आपके भी 2 हाथ 2 पैर हैं, और हम सेम दिखते हैं, हमारी आवाज़ भी है ना, बोलते भी हैं। कुछ लोग नहीं भी बोलते होंगे, वो ठीक है, लेकिन हम इंसान हैं, हमारा अस्तित्व एक है। तो हम ऊंच नीच कैसे, हम समानता की लड़ाई लड़ते आ रहे हैं और लड़ते रहेंगे ताउम्र। और पेशवाओं की हुकूमत को, यानी कि मैं आरएसएस को भी बता देना चाहता हूँ कि मेरे पे इतने मुकदमे लगाए, 3 में अरेस्ट किया, 82 केसेस अभी रजिस्टर्ड है टोटल ऑल ओवर इंडिया में। ऐसा कोई भी स्टेट नहीं है जहाँ केस नहीं रजिस्टर्ड है। अयोध्या में सबसे ज़्यादा केस रजिस्टर्ड है। मतलब अयोध्या में पुलिस स्टेशन वाला, वो एसएचओ मेरे को फ़ोन करके बोलता है यार आपके खिलाफ रोज आती है कंप्लेंट। मतलब आप देखिए कि मैं आपको बता दूं कि आपको मुझे शांत कराने के लिए ना मारना पड़ेगा, आप मुझे जेल से नहीं डरा सकते। और मैं आप लोगों को, आरएसएस को इस मंच के माध्यम से, एल्गार परिषद के माध्यम से, इस मंच से कहना चाहता हूँ कि जो नियो पेशवाई आप लोगों ने लाया है, और नियो पेशवाई के माध्यम से इस समाज को खत्म करने का, बर्बाद करने का आप लोग काम कर रहे हैं, ये आपकी मनोकामना कभी भी नहीं पूरी होने जा रही है। और आपके खिलाफ इस देश का बहुजन, अल्पसंख्यक और महिलाएं, एलजीबीटी कम्युनिटी इकट्ठा होंगे और आपके नागपुर के उस महल को वापस मिट्टी में मिला देंगे जो असमानता की कहानी को इस देश में लिखने का काम कर रही है। मुझे लगता है कि मैंने बहुत आप लोगों का वक्त ले लिया, और यहाँ और शर्जिल भी आए हैं। शर्जिल CA/NRC जो हमारा आंदोलन, इसमें देश में सबसे बड़ा लंबा चलने वाला आंदोलन है,
उसके एक बहुत ही बड़े नेता हैं, और जिस प्रकार ये लड़ते हैं मुझे लगता है कि इनसे भी सीखना चाहिए कि किस तरीके से लड़ा जाता है, और माथे पे शिकत तक नहीं आती उस इलेक्ट्रिक शॉक से, उस 3rd डिग्री टॉर्चर से भी। आपने हमारा क्या कर लिया, हमारा आप कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। मैं इसलिए कहता हूँ तुमसे एका गोळीवर माझा पण नाव लिहा, मला भीती वाटत नाही भागे साहेब। इसी बात से मैं अपने बात को विराम देना चाहूँगा, और मुझे उम्मीद है कि फूले शाहू अम्बेडकर की इस धरती पर वापस क्रांति होगी, और कुत्ते की ज़िंदगी जीने से अच्छा हम शेरों की तरह लड़ते हुए सड़कों पर मरना पसंद करेंगे। इनकलाब जिंदाबाद साथियों, जय भीम, नीला सलाम।